Hello friends, so today we are going to revise the entire chapter of supply under GST. So let's get started. The taxable event under GST is supply. तो सप्लाई क्या होता है? जो जीएसटी के अंदर एक टैक्सेबल इवेंट होता है, एक ऐसा इवेंट होता है जिसको अपन टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं, जिस इवेंट के होने से टैक्स ट्रिगर हो जाता है। तो वो जो ट्रिगर पॉइंट होता है उसको अपन सप्लाई कहते हैं। द स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो जो सप्लाई अंडर जीएसटी का स्कोप है वो फॉलोइंग पैरामीटर्स में समझा जा सकता है। सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो सप्लाई होती है वो गुड्स या सर्विसेज की हो सकती है, यानी गुड्स की भी हो सकती है एंड सर्विसेज की भी हो सकती है। सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। जो सप्लाई है वो कंसिडरेशन के बदले में होना चाहिए। सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और जो सप्लाई है वो कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। While these parameters describe the concept of supply, under certain circumstances, transactions have been deemed as supply even when the supply is made without consideration or not in the course or furtherance of business. तो हमने ऊपर बात की कि ठीक है, सप्लाई गुड्स या सर्विसेज का ही हो सकता है, वो बात तो ठीक है, बट इन्होंने बोला है कि सप्लाई कंसिडरेशन के बदले में ही होना चाहिए। बट नीचे ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ सर्कमस्टेंसेस में जो सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। एंड यहाँ पे उन्होंने बात की थी कि ये सिर्फ कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही हो सकता है। तो वो नीचे बता रहे हैं कि ये कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं होगा, फिर भी अपन किसी किसी सर्कमस्टेंसेस में हम मान लेंगे कि ये सप्लाई है। Activities specified in Schedule 1 are deemed to be a supply even without consideration. जो एक्टिविटीज स्केड्यूल 1 में स्पेसिफाई की गई हैं उनको हम मान लेंगे कि वो सप्लाई है, विदाउट कंसिडरेशन भी हम मान लेंगे कि वो सप्लाई है। मान लेंगे यानी कि है नहीं, लेकिन अपन मान लेंगे। कहाँ पे? स्केड्यूल 1 सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन स्टिल हम सप्लाई मान लेंगे। Further, import of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business is treated as supply. तो जब हम सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं आउटसाइड इंडिया से, हम सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, अगर हम कंसिडरेशन दे के अगर हम इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज आउटसाइड इंडिया से, तो यहाँ पे दो चीज़ें क्या है, हम आउटसाइड इंडिया से सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, सेकंड हम कंसिडरेशन भी पे कर रहे हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इसको हम सप्लाई मान लेंगे अगर ये कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो चाहे ना भी हो। फॉर एग्जाम्पल, my brother lives in London, so he is a barrister or you can say lawyer. तो मेरे को लीगल सर्विसेज चाहिए, लीगल सर्विसेज चाहिए तो मैं अपने बिजनेस के लिए भी ले सकती हूँ एंड बिजनेस एंड पर्सनल पर्पस के लिए भी ले सकती हूँ। तो अगर वो लाइक यहाँ पे मैंने ब्रदर का एग्जांपल दिया, बट यहाँ पे कोई भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसे रिलेटेड पार्टी नहीं बोला है, तो कोई भी लंदन में रहता है, ही इज़ अ बैरिस्टर, और मैं अपने बिजनेस के लिए सर्विसेज इंपोर्ट कर रही हूँ, या मैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए कर रही हूँ और मैं कंसिडरेशन भी दे रही हूँ, राइट। तो मैंने वो ब्रदर वाला एग्जांपल इसलिए दिया ताकि मैं बता सकूं कि यहाँ पे रिलेटेड पार्टी का कोई रिलेशन नहीं है। हम समटाइम्स अज्यूम कर लेते हैं, बट यहाँ पे रिलेटेड पार्टी का कोई रोल प्ले नहीं करता है। हम सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं किसी से
एंड बिजनेस के लिए हो चाहे पर्सनल पर्पस के लिए हो, हम कंसिडरेशन भी दे रहे हैं, तो वो सप्लाई मान लेंगे, भले ही बिजनेस के लिए हो चाहे बिजनेस के लिए ना हो. Besides, some specified transactions activities are neither treated as supply of goods nor as a supply of services. तो ये बोल रहे हैं इन सब चीजों के अलावा कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं, कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको हम सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं कहते एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं कहते. तो furthermore, certain activities has been categorized as supply of goods or as supply of services. तो ऐसा है कि some कुछ स्पेसिफाइड हमने कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन को बोला है कि ये गुड्स भी नहीं है और सर्विसेज भी नहीं है, और हमने कुछ सर्टेन एक्टिविटीज को बोला है कि ये गुड्स ऑफ लाइक सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है. मतलब कुछ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है, उसमें हम बोलेंगे ये गुड्स है, ये सब सर्विस है, ये गुड्स है, ये सर्विस है. और कुछ लिस्ट में ऐसे बोलेंगे ना ही ये गुड्स है ना ही ये सर्विसेज है. जो डिस्कशन है विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग. जो डिस्कशन है सप्लाई से रिलेटेड वो ब्रॉडली फॉलोइंग में कैटेगराइज किया गया है. तो सप्लाई में अपन पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं. सप्लाई विद कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो सप्लाई विद कंसिडरेशन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की हम बात कर रहे हैं. सप्लाई बिटवीन अ पर्सन एंड इट्स मेंबर्स or constituents of cash, deferred payments and other valuable consideration को हम सप्लाई कहेंगे. Importation of service with consideration whether or not in the course or furtherance of business हम सप्लाई कहेंगे. सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी हम सप्लाई कहेंगे. एंड एक्टिविटीज कुछ ऐसी होंगी जिसको हम गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहेंगे. तो मतलब ऊपर दी गई बातें ही लिखी हुई हैं. एक्सक्लूड्स एक्टिविटीज जिसको हम ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे. ठीक है, तो एक्सक्लूड्स में क्या आता है कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज बताएंगे जो कि ना ही गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है. सो ये तो हमने बात कर ही लिया था. तो जो सबसेक्शंस हैं सेक्शन 7 के, सप्लाई जब बोलते हैं तो सेक्शन 7 हमारे दिमाग में आना चाहिए. तो उसके कुछ सब सेक्शंस हैं तो उसको नीचे समराइज्ड किया गया है. तो ये बात कर रहे हैं कि ऐसे कुछ सप्लाई जो कोर्स एंड फर्दरेंस में नीचे दिए गए हैं, कुछ ऐसी सप्लाई जिसको हम कोर्स एंड फर्दरेंस में मान के अपन सप्लाई मानेंगे. सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई क्या होती है, सप्लाई में क्या क्या आता है. सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल एक्सेट्रा. तो अगर अपन कुछ सेल करते हैं सप्लाई है, कुछ ट्रांसफर करते हैं सप्लाई है, अपन बार्टर एक्सचेंज करते हैं तो वो भी सप्लाई है. एंड लाइसेंस, हम किसी चीज़ का लाइसेंस लेते हैं तो वो भी सप्लाई है. हम रेंट पे करते हैं या सो जो रेंट है वो भी सप्लाई है. एंड लीज, अगर हम किसी को लीज पे चीज़ें देते हैं तो वो भी सप्लाई कहलाती हैं. और डिस्पोज ऑफ कर देते हैं हम हमारे कुछ एसेट्स जो खराब हो गए हैं, जो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको डिस्पोज कर देते हैं. तो अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और अपन फ्री में नहीं कर रहे, हम कुछ कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं, हम कुछ कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं. और तो और हम कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी कर रहे हैं, यानी बिजनेस में कर रहे हैं, हम कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी कर रहे हैं. तो यानी कि हम सप्लाई इन सब चीज़ों का कर रहे हैं, कंसिडरेशन के बदले कर रहे हैं. एंड कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं
तो ये सब मतलब ये क्या कहलाएगा, सप्लाई कहला दिया जाएगा, एकदम पूरा एकदम परफेक्ट सप्लाई कहलाएगा। तो सप्लाई में क्या आएगा, सप्लाई होगा, सप्लाई में सप्लाई आएगा, कंसिडरेशन होना चाहिए, इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आना चाहिए, तो ये क्या है, ये सप्लाई कहला जाएगा। तो ये था सेक्शन 1, सेक्शन सबसेक्शन सॉरी। तो सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 है, वो टोटली सप्लाई के बारे में ही बात करता है। Now let's come to second subsection, activities transactions between a person other than individual and its members or constituents for valuable consideration बताया गया है यहाँ पे, यानी कि आप एक्टिविटीज या कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कुछ पर्सन्स के बीच में जो कि इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल के अलावा एक पर्सन है और उसके मेंबर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में हो रही है सप्लाई और वैल्यूएबल कंसिडरेशन भी चार्ज हो रहा है, तो वो आता है सब सेक्शन 2 में। तो इसमें कौन कौन आता है कि पर्सन भी नहीं है, अपने मेंबर्स को भी सर्विसेज दे रहा है, तो पर्सन यानी कि यहाँ पे एसोसिएशन क्लब्स एक्सेट्रा की बात की गई है, और मेंबर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो अगर ये जो पर्सन, ये जो क्लब्स वगैरह अपने मेंबर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज करते हैं कंसिडरेशन के बदले, तो उसको सबसेक्शन 2 में सप्लाई कहा गया है। नाउ लेट्स कम टू सबसेक्शन 3, importation of service for consideration whether or not in course or furtherance of business। तो हम कुछ सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, कंसिडरेशन के बदले कर रहे हैं, बट कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं कर रहे हैं या कर भी रहे हैं, तो ये आता है सबसेक्शन 3। तो क्या कह रहे हैं, सप्लाई शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जो सप्लाई हो रही है, हमने सप्लाई की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सप्लाई शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, राइट, बट ये उसका एक्सेप्शन है। द एक्सेप्शन टू सेड रूल इज import of service is deemed as supply even if same has been imported not in course or furtherance of business। तो एक्सेप्शन में बोल रहे हैं कि हम कुछ सर्विसेज को ऐसा हमने इंपोर्ट किया, भले ही कंसिडरेशन के बदले, भले ही हमने बिजनेस में यूज किया नहीं किया, फिर भी हम सप्लाई मान लेंगे। तो यहाँ पे सप्लाई है, कंसिडरेशन है, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं भी है या है भी तो भी चल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू सबसेक्शन 4, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। तो जो सबसेक्शन 4 है हमारा, वो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन की बात करता है, बेसिकली डीम्ड सप्लाई, क्योंकि हमने सप्लाई के डेफिनेशन में पढ़ा था कि सप्लाई कंसिडरेशन के बिना तो हो ही नहीं सकता, बट ये अभी उसका एक्सेप्शन है कि हाँ नहीं हो सकता सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, हम भी बोल रहे हैं लेकिन हम मान लेंगे, ऐसी बात कर रहे हैं। तो सो दिस इज सबसेक्शन 4 जो कि कहता है दिस इंक्लूड्स ऑल द सप्लाईज मेड टू अ टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल पर्सन। तो अगर हम टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई करते हैं, नॉन टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई करते हैं, इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो इनको स्पेसिफिकली स्केड्यूल 1 में मेंशन किया गया है। तो इनको भले ही हमने विदाउट कंसिडरेशन किया है सप्लाई, टैक्सेबल पर्सन को कर रहे या नॉन टैक्सेबल पर्सन को करें, हम उन्हें सप्लाई मान लेंगे। और इसकी जो लिस्ट है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी करेंगे तो हम सप्लाई मान लेंगे, उनको स्केड्यूल 1 में उसकी लिस्ट दी गई हुई है। तो एज पर स्केड्यूल 1, in the following 4 cases, supplies made without consideration will be treated as supply under section 7।
तो स्केड्यूल वन के मुताबिक ये 4 केसेस में सप्लाई को अगर विदाउट कंसिडरेशन भी किया तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। फर्स्ट है ये स्केड्यूल वन का फर्स्ट पॉइंट है। ओके, स्केड्यूल वन क्या बात करता है कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरे पास एक अच्छी सी एसेट है, मशीनरी। मैंने उसको परमानेंटली या तो मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया या मैंने उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो इसको हम सप्लाई मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस पे आईटीसी अवेल कर चुके हैं, राइट? और अब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो सप्लाई मान लिया जाएगा एंड यू हैव टू पे जीएसटी। मतलब जीएसटी की ट्रिगर हो जाएगा, पे करने की बात अपन बाद में करेंगे। सेकंड पॉइंट, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर कुछ कोई सप्लाई होती है रिलेटेड पर्सन्स में या डिस्टिंक्ट पर्सन्स में तो उन्हें हम बोलते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन फिर भी हम सप्लाई मानेंगे, ताकि हम ट्रैक कर सकें बेसिकली कि गुड्स है कहाँ। तो अगर एक हेड ऑफिस ने गुड्स खरीदा, उसने अपने दूसरे ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गुड्स, तो हम इस पे सप्लाई मतलब क्यों मान रहे हैं, तो बेसिकली तो ट्रैक द गुड्स, तो इसको अपन सप्लाई मान लेंगे इवन विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन। कोर्स इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें नीचे एक और पॉइंट दिया गया है। वैसे तो रिलेटेड पर्सन का मतलब होता है कि मेरी ही ब्रांच है बट दूसरे स्टेट पे है, बट सेम पैन पे है, राइट? और डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है कि मेरे इस रिलेटेड का मतलब अदर स्टेट्स में है, डिस्टिंक्ट का मतलब मेरे ही स्टेट में है बट इसने खुद का अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो तुम अब अपने नहीं हो, तुम डिस्टिंक्ट कहलाओगे। भले ही वो दूसरे स्टेट में है फिर भी वो रिलेटेड कहलाएंगे, बट तुमने हमारे स्टेट में रहते रहते दूसरा रजिस्ट्रेशन ले लिया, सो यू वुड बी कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। नीचे एक पॉइंट दिया गया है, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को गुड्स ट्रांसफर करता है 50,000 या उससे कम वैल्यू का, तो वो सप्लाई नहीं कहलाएगा। यानी कि अगर वो 50,000 या उससे ज़्यादा वैल्यू का गुड्स गिफ्ट ट्रांसफर करता है तो क्या वो सप्लाई कहला जाएगा? सो यस, वो सप्लाई कहला जाएगा। यस, नाउ थर्ड पॉइंट, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। अगर जो प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में सप्लाई होता है तो भाई वो ट्रांसफर थोड़ी हो रहा है, उसी का सामान है, एजेंट बेच रहा है, सो दैट वुड बी डीम्ड सप्लाई। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ने गुड्स सप्लाई किए एजेंट को और एजेंट ने बायर को बेच दिया, तो इसने परमानेंटली एजेंट को थोड़ी बेचा था, बट फिर भी ये डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। अगर अगर वो प्रिंसिपल के नाम पे ही इनवॉइस इशू करता है, राइट, तब हम सप्लाई नहीं मानेंगे, बट अगर वो खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करता है तब हम सप्लाई मान लेंगे। एक सप्लायर
एजेंट को गुड्स देता है और एजेंट को प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस नहीं मिलता है, मतलब प्रिंसिपल के लिए इनवॉइस नहीं मिलता है, एजेंट के नाम ही लिखा है उस इनवॉइस पे, तो ये भी डीम्ड सप्लाई कहलाएगा। भाई तुम एजेंट लाइक तुम प्रिंसिपल का काम कर रहे हो या तुम खुद की पहचान बना रहे हो? तुम अपना नाम क्यों लिखवा रहे हो बार बार? वहां पे भी तुमने अपने नाम से इशू कर दिया था इनवॉइस, और वो सप्लायर पे गुड्स दे रहा है तो वो तुम्हारा नाम लिख रहा है, तो हम सप्लाई मान लेंगे। फोर्थ पॉइंट इज इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस। कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया है और कोई पर्सन इन इंडिया है, रिलेटेड पर्सन है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है, कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो रहा है, रिलेटेड पर्सन है, फिर भी सप्लाई मान लिया जाएगा। Combined provisions of relating to import of service as stipulated under section 7(1)(b) and 7(1)(c) that with schedule 1 has been demonstrated in the below mentioned diagram। तो ये mentioned diagram में आगे बताएंगे। तो what I was talking about कि person इंडिया में है, person outside इंडिया है, और हम दोनों related person हैं, ठीक है, और ये सप्लाई करता है सर्विसेज आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, यस, और कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, और बिजनेस में है तो फिर वो सप्लाई तो माना ही जाएगा, क्योंकि बिजनेस आ गया ना, तो ऑब्वियसली। ये चार्ट देखते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, राइट, कंसिडरेशन है, बिजनेस में है, नॉट इन बिजनेस में है, कंसिडरेशन होगा चाहे बिजनेस हो चाहे बिजनेस ना हो, पैसा है, पैसा है तो वो सप्लाई कहलाएगा, ठीक है, पैसा नहीं है, ठीक है, और अपने रिश्तेदार से ही ले रहे हैं सर्विस, तो सप्लाई कहलाएगा। बट अदर केसेस है, तुम पता नहीं अनजाना आदमी से ले रहे हो, लाइक तुम रिलेटेड पर्सन से ले रहे हो और बिजनेस के लिए ले रहे हो, राइट, रिलेटेड पर्सन से ले रहे हो, बिजनेस के लिए ले रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, तो यहाँ पे बिजनेस आ गया, तो ऑफ कोर्स दैट वुड बी सप्लाई। बट अगर तुम रिलेटेड पर्सन से ले रहे हो, बिजनेस के लिए नहीं ले रहे, so that will be not a supply। and other cases में अगर कोई और पर्सन से तुम सप्लाई ऑफ सर्विस ले रहे हो और वो तुमसे कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा, तो वो महात्मा है, तो महात्मा है तो अपन भी थोड़े महात्मा बन जाते हैं, हम सप्लाई नहीं मानेंगे। now okay, fourth point, right, fourth point, activities or transaction to be treated as supply of goods or service। ये जो हम स्केड्यूल 2 की बात कर रहे हैं, स्केड्यूल 2 में बताया गया है कि कौन से सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज को, मतलब कौन से ट्रांजैक्शन को गुड्स मानेंगे या कौन से ट्रांजैक्शन को सर्विसेज मानेंगे, तो ये दिया हुआ है। ट्रांसफर हो रहा है टाइटल इन गुड्स, तो गुड्स होगा, क्योंकि टाइटल, गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया तो गुड्स कहलाएगा ना। टाइटल इन गुड्स अंडर एन अग्रीमेंट दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट, तो मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हायर परचेज जैसे ही हो रहा है कि तू अभी ले जा, किराया देते रहे, और फ्यूचर में ये तेरा हो जाएगा, मतलब लीज जैसे, तो फ्यूचर में हो तो जाएगा ना, तो ऑब्वियसली तुम गुड्स ही दे रहे हो। बट अगर तुम, हाँ, तुम गुड्स शेयर कर रहे हो पर ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, बेसिकली ऐसा रेंट पे दे रहे हो, तो वो तो शेयर कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे, तो वो सर्विसेज कहलाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज लैंड एंड बिल्डिंग। तो हमने देखो, ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये गुड्स में नहीं आता, ये सबको पता है, जीएसटी के अंदर ये गुड्स में नहीं आता, तो ऑल्सो इट्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ऐसे इसका तो कोई रिलेशन नहीं है, बट ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट अ गुड्स, ओके।
तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सर्विसेज होंगी, इतना तो समझ आता है राइट। तो फिर भी अपन रीड कर लेते हैं। लीज पे दे रहे हैं अपन लैंड एंड बिल्डिंग सर्विस। टेनेंसी, किराए पे दे रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग। ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, मतलब ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाइड लैंड, ये सब सर्विसेज में आती है। मतलब मैंने बोला ना जितने भी लैंड से बिल्डिंग से रिलेटेड चीजें होंगी वो सर्विसेज में आएंगी। अपन लेट आउट कर रहे हैं बिल्डिंग, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस, कॉमर्स, होली, पार्शली, पूरा सर्विस में आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ और प्रोसेस, अगर किसी के चीज, किसी के आइटम को अपन कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं या कुछ प्रोसेस कर रहे हैं तो वो सर्विस में कहलाता है राइट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर व्हाट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कैलकुलेटर ओके एंड इट गॉट ब्रोक। तो मैं गई रिपेयर करवाने, कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर भी रिपेयर करवाने जाती हूँ। तो वो मेरे को मतलब कैलकुलेटर का ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो सर्विसेज में आएगा। अनदर एग्जाम्पल, मैंने मेरा क्लॉथ दिया, फॉर एग्जाम्पल शर्ट का कपड़ा दिया कि एक टेलर को कि आप मेरे लिए एक वाइट शर्ट स्टिच कर दीजिए। तो वो स्टिच करके दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो मेरे को नई नवेली शर्ट खरीद के दे रहा है? नहीं, वो तो बस सर्विसेज दे रहा है राइट। एंड सेम गोस टू कैलकुलेटर, वो क्या मेरे को नया कैलकुलेटर खरीद के दे रहा है? वो तो कुछ कुछ लाइक हो सकता है नए बटन्स लगा दे, बट कुछ नई बैटरी लगा दे। एंड सेम विद शर्ट की, कुछ शर्ट में नए बटन्स लगा दे या उसके धागे वगैरह। तो दैट भले वो छोटे मोटे चीज़ है बट वो मेजरली क्या है, मेजरली सर्विसेज है, तो ऑब्वियसली वो सर्विसेज कहलाएंगी। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, जो मेरे बिजनेस में एसेट रखा है ना, मेरा मशीनरी रखा है, मैं उसको ट्रांसफर कर रही हूँ। Goods forming part of business asset are transferred, disposed of under directions of persons carrying on business, so and no longer to form part of those assets. तो मतलब मैं मेरा एसेट बेच रही हूँ तो क्या दे रही हूँ, मैं कोई सर्विस दे रही हूँ? नहीं, मैं पूरा का पूरा एसेट उठा के दे रही हूँ, तो वो गुड्स कहलाएंगे। Goods as used for business are put to private use or are made available to any person for use for any purpose other than business by under direction of person carrying on the business. For example, यहाँ पे दो दो फूड चेन्स थे। फर्स्ट इज मैकडी एंड द सेकंड वन इज डोमिनोज। तो मैकडी के पास एक आइसक्रीम मशीन था, तो वो क्या होगा, मैकडी का एसेट होगा राइट। बट उसने बोल दिया डोमिनोज को कि यू कैन ऑल्सो यूज दिस मशीन, तो वो क्या कुछ उठा के ट्रांसफर ही कर रहे हैं? नहीं, वो शेयर कर रहे हैं। शेयर मतलब सर्विस दे रहे हैं राइट। तो ये बेसिकली रेंट टाइप का हो गया, तो मतलब हायर टाइप का। तो वो शेयर जब भी करते हैं तो वो सर्विसेज में आता है, सो वो पूरा गुड्स उठा के नहीं दे रहा, तो दैट्स व्हाई इट वुड बी अ सर्विस। अगर हम कोई गुड्स किसी के साथ शेयर करते हैं सो दैट्स सर्विस। Goods forming part of business of any business, sorry, goods forming part of assets of any business carried on by a person who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before ceases to be a taxable person. एक बिजनेस चल रहा था, उसमें एसेट रखे थे, और जो बिजनेस चला रहा था फिर टैक्सेबल पर्सन था, लेकिन अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। पहले टैक्सेबल पर्सन था क्योंकि पहले बहुत कमा रहा था, बट अब वो बिल्कुल नहीं कमा रहा, तो वो अब टैक्सेबल पर्सन नहीं है। ओह नो। तो तो वो मान लिया जाएगा कि वो उसका एसेट सप्लाई हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। तो क्या सप्लाई हुआ है, गुड्स ट्रांसफर हो गया है, हम ऐसा मान लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने आईटीसी लेके रखा था राइट, और फिर पहले वो जीएसटी पे करता था,
राइट, तभी उसने आईटीसी ले रखा था। अब वो जीएसटी तो पे कर नहीं रहा, तो आईटीसी लेके क्यों रखा है? तो उसको हम मान लेंगे कि उसने सप्लाई ट्रांसफर कर दिया, गुड्स को ट्रांसफर कर दिया, और नाउ ही वुड पे द जीएसटी वुड बी ट्रिगर्ड ऑन दैट एसेट। बट इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि बिजनेस ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न। मैंने मेरा पूरा बिजनेस उठा के किसी को ट्रांसफर कर दिया कि ले, मैंने चला दी, तो मैंने एसेट वगैरह सब ट्रांसफर किया है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब वो कम आएगा नहीं, वो जीएसटी पे नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। उसने पूरा पूरा ट्रांसफर कर दिया, तब हम सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर पूरा का पूरा बिजनेस उठा के दे दिया तो हम सप्लाई नहीं मानेंगे। बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। कि कोई आदमी बिजनेस चला रहा था, अब वो नहीं चला रहा, अब उसकी डेथ हो गई फॉर एग्जांपल, अब उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है बिजनेस, तो भी हम नहीं मानेंगे कि ट्रांसफर हो चुके, क्योंकि अभी तो उसी उसी दुकान में है ना, उसी बिजनेस में है ना, उसी फैक्ट्री में है ना, उसी कंपनी में है ना, सो दैट्स व्हाई हम नहीं मानेंगे कि वो ट्रांसफर हुआ है। और सेम विथ वो जो हमने बिजनेस ट्रांसफर किया था, है तो जिस दीवारी के अंदर वो एसेट रखा था उसी दीवारी के अंदर है ना, सो दैट्स व्हाई हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। फिफ्थ पॉइंट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आई टोल्ड यू, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी सर्विसेज होंगी, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। फिर भी लेट्स रीड इट, जस्ट रीड इट। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, service. Entire consideration received after issuance of completion certificate. Consideration issuance of completion certificate के बाद मिला, और अब after its first occupation के बाद whichever is earlier. Okay, so यहाँ पे exception दिया गया है कि जब अपन कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग का, सिविल स्ट्रक्चर का जब अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जब कंस्ट्रक्शन करते हैं वो सर्विसेज होती हैं, बट कुछ केसेस में सर्विसेज नहीं कहलाए जाएंगे। जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो गया, उसके बाद आपको पैसे मिल रहे हैं, कंसिडरेशन उसके बाद मिल रहा है, तो अब वो सर्विसेज नहीं कहलाएगा, वो गुड्स कहलाएगा, क्योंकि आप गुड्स बेच रहे हो ना, बेसिकली आप बिल्डिंग बेच रहे हो। सो क्योंकि जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है तब वो बिल्डिंग कहलाता है, एंड कंस्ट्रक्शन इज सर्विस बट बिल्डिंग इज गुड्स। या फिर अगर आपने पहले ऑक्यूपाई कर दिया घर, और उसके बाद उसको कंसिडरेशन मिला, किसको? कंस्ट्रक्शन कंपनी को, राइट? पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, तब उसको कंसिडरेशन मिला, तो मतलब फिर भी अपन बिल्डिंग ही बेच रहे हैं। पहले हमने ऑक्यूपाई कर लिया, फिर उसको कंसिडरेशन मिला कंस्ट्रक्शन वाले को, इसका मतलब अपन बिल्डिंग ही ट्रांसफर कर रहे हैं। सो इन केसेस में गुड्स कहलाएगा, अदरवाइज रेंटिंग इज तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, renting of immovable property service, a construction is also service. Temporary transfer or permitting use or enjoyment of any intellectual property right. हम कोई intellectual property right को टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हैं, या किसी को परमिट कर रहे हैं कि हाँ तुम यूज कर सकते हो या एंजॉय कर सकते हो, फॉर एग्जांपल पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा, इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आप तो ये क्या है, ये सर्विसेज में आएंगे। Next, development, design, programming, customization, adaptation, upgradation, enhancement, implementation of IT software. IT software को आप डेवलप कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, इन्हेंस कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये सब सुन के ही लग रहा है कि हाँ सर्विस होगी, क्योंकि यहाँ पे अपन को कुछ गुड्स तो दिख नहीं रहा है।
agreeing to obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situation or to do an act. फॉर एग्जाम्पल हम किसी को पैसे दे रहे हैं कि ये काम मत करना, बिल्कुल नहीं करना, या पैसे दे रहे हैं कि चल ये काम तू बर्दाश्त कर ले, ये झेल ले तू, या ये सिचुएशन तू झेल ले, या अपन पैसे दे रहे हैं कुछ काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सबका एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरे बाजू में किसी और की दुकान थी, मैंने उसको पैसे दे दिए, यहाँ पे दुकान मत खोल, चल फुट। सो दिस इज व्हाट, मैंने पैसे दिए, तो दिस इज सर्विस। क्यों मैंने पैसे दिए? वो मेरे को कोई गुड्स दे रहा है क्या? नहीं, वो वहां से जा रहा है, मेरे को सर्विस मिल रही है, तो या सो इट्स सर्विस। बट मैंने किसी को, मेरी बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही, सामने वालों की धूप की दिक्कत हो गई, अरे यार हमारे यहाँ धूप नहीं आ रही, मैंने पैसे दिए, ले और मूवर्स रख, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सर्विस। कोई गुड्स दिख रहा है क्या, नजर आ रहा है क्या? नहीं। या तो मैंने किसी को पैसे दिए कि ये पैसे ले और ये काम इतने बजे कर देना, इतनी तारीख को कर देना, इस जगह पे कर देना, तो मैंने पैसे दिए किसी को ये काम करने के लिए। सो दिस इज व्हाट, मैं कोई गुड्स हो रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं, सर्विस है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। मैंने मेरे गुड्स का राइट है वो ट्रांसफर कर दिया किसी भी पर्पस के लिए कि ये ले गुड्स तू यूज कर ले। सो दिस इज क्या, दिस इज सर्विस। ये जो कंपोजिट सप्लाई है ये भी सर्विस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मैंने क्लॉथ का दिया था ना कॉन्ट्रैक्ट कि भले वो उसमें मैंने क्लॉथ दिया टेलर को, भले उसमें बटन लगा रहा है, स्टिच कर रहा है, उसके थ्रेड वेस्ट हो रहे हैं, राइट, उसकी मशीन का ऑयल वेस्ट हो रहा है, बट वो कुछ गुड्स दे रहा है क्या? नहीं। सो इट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज सर्विस। Supply of goods being food or any other article for human consumption or any trade। मैं फूड, रेस्टोरेंट की बात कर रहे बेसिकली, फूड सप्लाई करना, ड्रिंक देना, या कोई अदर आर्टिकल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है, तो वो सारी चीज़ें सर्विसेज कहलाएंगी। स्केड्यूल 2 में बता रहे हैं क्या गुड्स है क्या सर्विस है। स्केड्यूल 1 में बताया था कि इवन विदाउट कंसिडरेशन ये सप्लाई कहलाएंगे। स्केड्यूल 3 में बता रहे हैं कि क्या गुड्स भी नहीं है ना ही सर्विस है। Services by an employee to employer in the course of relation to his employment। अगर कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को राइट, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है और एम्प्लॉयमेंट के दौरान देता है तो उसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे और उस पर जीएसटी नहीं लेंगे। यस, क्योंकि वो एज अ सैलरी इनकम टैक्स का है, तो इनकम टैक्स में देखेंगे ऐसे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल सर्विसेज देती है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो उसको हम सप्लाई भी नहीं कहेंगे, राइट। थर्ड पॉइंट में 3 पॉइंट। फर्स्ट वन इज ए function performed by the members of parliament, members of state legislature, members of panchayat, members of municipalities, other local authorities। तो ये जो जितने भी सरकारी members हैं, ये पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, म्यूनिसिपलिटीज एंड लोकल अथॉरिटीज, तो इन ये जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे उस पर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा एंड सप्लाई भी नहीं माना जाएगा। वाह वाह वाह, कितना अच्छा लॉ बनाया है ना खुद के लिए।
Nice. B. Duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provisions of the Constitution in that capacity. कोई भी पर्सन कोई ड्यूटी परफॉर्म करता है जो कि एक कोई पोस्ट होल्ड करता है किसी प्रोविजन या कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको अपन सप्लाई नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई आर्मी मैन जो सोल्जर है वो सोल्जर की ड्यूटी कर रहा है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे और उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। सेम एग्जांपल विद पुलिस वाला एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आई मीन पुलिस मैन पुलिस वाला, व्हाट इज पुलिस वाला? सी, duties performed by any person as a chairperson or a member of or a director in a body established by the central government, state government, local authority who is not deemed as an employee before the commencement of this clause. कोई भी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी अदर अथॉरिटी में आप ड्यूटी परफॉर्म करते हो, या तो आप चेयरपर्सन हो या तो आप मेंबर हो या तो आप डायरेक्टर हो, ठीक है, और आप एम्प्लॉय में काउंट नहीं होते। भाई मैं एम्प्लॉय दिख रहा हूँ, एम्प्लॉय दिख रहा हूँ, बताओ बताओ, मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ का। हाँ नहीं तो साला कोई इज्जत ही नहीं है। मैं यहाँ की मेंबर हूँ, कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, ठीक है। मैं यहाँ की चेयरपर्सन हूँ, चेयरपर्सन। एम्प्लॉय दिख रही हूँ क्या? आंखें फूट गई हैं क्या? तो एम्प्लॉय नहीं है। तो ये लोग क्या है, इन लोगों का ईगो आ जाता है। वैसे भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में भी कहाँ जीएसटी लगता है, बट ये लोग थोड़े से सर्फिल हैं एंड इनका ईगो अड़ जाता है कि नहीं नहीं जीएसटी तो हम देंगे नहीं। बेसिकली इनको जीएसटी नहीं देना है और सप्लाई अट्रैक्ट नहीं करवाना चाहते, सो दैट्स व्हाई ये सप्लाई नहीं दिलाएंगे। Fourth point, service of funeral, burial, crematorium or mortuary including transportation of deceased person। मतलब कोई मर गए, उसके क्रियाकर्म का जो जो भी है, प्रथा, रिचुअल, वटेवर वटेवर, सो उस वो तो एक तो मर गया, ऊपर से तुम आके उसके छाती पे कूदने लग जाओगे जीएसटी जीएसटी, सप्लाई मानो सप्लाई मानो। तो उन्होंने बोला चलो यार इसको अपन माफ कर देते हैं। तो ये जो किसी की डेथ से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज होते हैं, फ्यूनरल, ब्यूरियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, जो मर गया उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो उसके जो भी रिलेटेड डेथ से रिलेटेड सर्विसेज होंगे उस पर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा, तो सप्लाई भी नहीं माना जाएगा। यस। फिफ्थ पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट is sale of land and subjected to paragraph 5b of schedule 2 sale of building। sale of land, sale of building ना ही गुड्स माना जाता है ना ही सर्विसेज माना जाता है। रेंट वगैरह सर्विस माना जाता है, बट सेल की हमने बात की क्या? सेल की कोई बात की क्या? नहीं ना। तो सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग इज नॉट सप्लाई, नो जीएसटी। ओके, क्योंकि उन पे अलग से भारी टैक्स लगता है, अलग सा दूसरा वाला इनकम टैक्स वाला, तो इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा। Sixth point, actionable claim other than lottery, betting, gambling, etc. etc. तो जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं जैसे कि लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग के अलावा, लॉटरी पे जीएसटी लगेगा मतलब हाँ लगेगा, बेटिंग पे लगेगा लगेगा, गैम्बलिंग पे जीएसटी लगेगा लगेगा, सप्लाई भी मांगेगा। ओके, तो इन सब चीज़ों के अलावा जो भी एक्शनेबल क्लेम होगा, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस वगैरह, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, the diagram on the next page summarizes the step to determine whether an activity undertaken is supply or not। वो डायग्राम जो है ना वो नेक्स्ट पेज पे नहीं, इसी पेज पे, तो ये वाली जो लाइन है ना ये पिछले पेज पे लिखनी चाहिए थी। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो डायग्राम है नेक्स्ट पेज पे वो सप्लाई मतलब समराइज करता है कि वेदर इसको सप्लाई माने या ना माने। Is the activity is a supply including supply of services such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal। हाँ,
तो ये जो चीजें हो रही हैं ये सप्लाई है, हाँ है। तो क्या कंसिडरेशन के लिए है? तो हाँ है। तो क्या कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है? हाँ। ओके। तो ये क्या स्केड्यूल 3 वाली है जो स्पेसिफिकली मना किया गया है? नहीं, नहीं, स्केड्यूल 3 में तो स्पेसिफिकली मना किया गया ना कि ना ही सप्लाई होगा ना गुड्स होगा। तो ये स्केड्यूल 3 वाली नहीं है, तो ठीक है, ये सप्लाई कहलाएंगी। हाँ हाँ, ये स्केड्यूल 3 वाली है, तो ये सप्लाई नहीं कहलाएंगी। फर्दर, सप्लाई है, कंसिडरेशन के लिए है, कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है। क्या ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी। सप्लाई है, कंसिडरेशन के लिए है, कोर्स एंड फर्दरेंस में नहीं है। ओ नो। तो क्या ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है? हाँ है। तो क्या ये स्केड्यूल 3 वाली है? नहीं नहीं नहीं, तो फिर ये सप्लाई है। क्या ये स्केड्यूल 3 वाली है? हाँ हाँ हाँ, तो ये सप्लाई नहीं। फिर से, सप्लाई है, हाँ। कंसिडरेशन के लिए है, हाँ। कोर्स एंड फर्दरेंस में है ना। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है ना। ओ, तो फिर ये सप्लाई नहीं होगी। ओ नो, ओके। सप्लाई है, नो। तो सप्लाई नहीं है तो सप्लाई ही नहीं होगी। सप्लाई है, हाँ। कंसिडरेशन के लिए है, नो। तो क्या ये स्केड्यूल 1 वाली है? नो। तो ठीक है, तो सप्लाई नहीं है। क्या ये स्केड्यूल 1 वाली है? हाँ है। तो क्या ये कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है? नो। तो ये सप्लाई नहीं है। क्या ये कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है? यस। तो क्या ये स्केड्यूल 3 वाली है? नो। तो सप्लाई है। क्या ये स्केड्यूल 3 वाली है? यस। तो सप्लाई नहीं है। सो बेसिकली इसको आप जब खुद रीड करोगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इसमें बस एक गेम जैसा है कि आपको सप्लाई है नहीं है नहीं है। मतलब मेरे को तो डोरा दी एक्सप्लोरर की याद आ गई, बट what can we do? But this is interesting and everyone should read it. Now, next point is, oh, finish. Our next point is, last point is composite and mixed supplies. Composite supply क्या होती है? Mixed supply क्या होती है? कंपोजिट सप्लाई की पहले बात कर लें, ठीक है। तो कंपोजिट सप्लाई में दो या दो से अधिक सप्लाई आती है, मतलब एक ही सप्लाई में दो या दो से अधिक सप्लाई आती है जो कि नेचुरली बंडल होती है, मतलब एक दूसरे से नेचुरली जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे के साथ होती है, इन कंजंक्शन विद ईच अदर, जिसमें से एक सप्लाई होता है प्रिंसिपल सप्लाई एंड दूसरा सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होता, वो एंसिलरी होती है। टैक्स लायबिलिटी शैल बी रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, तो जो टैक्स लगेगा वो प्रिंसिपल सप्लाई वाले रेट पे लगेगा। फॉर एग्जांपल, मोबाइल फोन एंड चार्जर। क्या मोबाइल सिर्फ एक हो रहा है? नहीं, चार्जर भी साथ में है, तो सप्लाई है, दो या दो से अधिक सप्लाई कंसिस्ट हो रहा है, ठीक है। नेचुरली बर्नल है, हाँ है। फोन के बिना चार्जर क्या, चार्जर के बिना फोन क्या? यस। एक दूसरे के साथ है, कंजंक्शन विद ईच अदर है, हाँ। किसी में इसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है, हाँ है ना, फोन है ना प्रिंसिपल सप्लाई। यस। सो जो प्रिंसिपल सप्लाई है उस पर कितना टैक्स लग रहा है, एग्जांपल दे दूँ, 18%, और चार्जर पे 5%। तो जो फोन पे जो 18% लग रहा है ना, वही लगा दो पूरी सप्लाई पे। नहीं नहीं नहीं, फोन पे तो 5% लग रहा है, चार्जर पे 18%। हाँ, तो फिर भी फोन वाला ही लगाओ, भले ही प्रिंसिपल सब बोला ना, प्रिंसिपल सप्लाई वाला, तो उसका 18% है, 5% है, 4% है, कितने भी परसेंट हो, बोला जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट लगा दे पूरी सप्लाई पे, तो वो पूरी सप्लाई पे लग जाएगा। सो दिस इज कंपोजिट सप्लाई। नाउ लेट्स कम टू, व्हाट वाज दैट, नाउ लेट्स कम टू मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स्ड सप्लाई में भी दो या दो से अधिक सप्लाई होते हैं सिंगल प्राइस के लिए, फॉर अ सिंगल प्राइस। तो mixed supply consists two or more supplies for a single price। लेकिन ये नेचुरली बंडल्ड नहीं होती, नेचुरली एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, भले इनको
इनको हालांकि ये इंडिपेंडेंटली सप्लाई की जा सकती है, इनको अलग अलग सप्लाई की जा सकती है, फिर भी एक साथ सप्लाई किया। ओके, सो दिस इज मिक्स्ड सप्लाई। दो या दो से अधिक सप्लाई होती है एक ही सप्लाई के अंदर फॉर अ सिंगल प्राइस, जो कि नेचुरली बंडल नहीं होती, अलग अलग करके भी सप्लाई किया जा सकता था, बट इनको खुजली थी तो इन्होंने साथ में सप्लाई की, राइट। तो इसकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? The tax shall be the rate applicable to the supply that attracts higher rate of GST. तो कंपोजिट सप्लाई में दो या दो से ज़्यादा अधिक सप्लाई है, मतलब अधिक बहुत सारे सप्लाईज है, तो इनमें से जिसने भी ज़्यादा रेट ऑफ जीएसटी, हायर रेट ऑफ जीएसटी लगेगा ना, उसको अपन उठाएंगे और पूरे सप्लाई पे लगा देंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक गिफ्ट पैक है जिसके अंदर चॉकलेट्स है, कैंडीज है, स्वीट्स है, बलून्स है। वाह, नाइस, सुनते ही मन खुश हो गया। अरे अपन टॉपिक पे आते। तो एक गिफ्ट पैक है जिसके अंदर चॉकलेट्स हैं, कैंडीज हैं, स्वीट्स हैं, बलून्स हैं, राइट। मतलब एक सप्लाई में दो या दो से अधिक सप्लाईज हैं, सिंगल प्राइस के लिए है। नेचुरली बंडल्ड है क्या? नहीं, अलग अलग हो सकती है सप्लाई, हाँ, फिर भी तुमने एक साथ सप्लाई किया, हाँ। तो इन सब का टैक्स बताओ, टैक्स रेट बताओ। चॉकलेट पे 18%, कैंडीज पे 5%, स्वीट्स पे 2%, बलून्स पे 8%। तो सबसे ज्यादा किस पे है? चॉकलेट्स पे। तो चॉकलेट्स वाला रेट उठाओ और पूरे पे लगा दो। ओ, पूरे सप्लाई में चॉकलेट वाला रेट, हाँ। तो दैट वाज मिक्स्ड सप्लाई। तो हमारा कंपोजिट सप्लाई मिक्स्ड सप्लाई भी होता है, और इसी 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 के साथ हमारा सप्लाई अंडर जीएसटी वाला चैप्टर भी फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।